हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया था कि व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, जब क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट्स के हिसाब से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना था इसमें। तो इसका आंसर देखिए, हो जाएगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन पेपर में पहले से ही कुछ टिक लगे हुए हैं, तो आप उन टिक्स को इग्नोर करेंगे। जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं वो पॉसिबल आंसर्स होंगे हमारे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुकिए जरा, थोड़ा सा सामान है यहाँ पर, अब हटा लिया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट है, तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, इसमें जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब कोई रिलेशन है ही इंडिपेंडेंट है तो जीरो रहेगा, क्योंकि -1 -1 नहीं करना है। -1 का मतलब तो नेगेटिव कोरिलेशन है। एक्सक्लूसिव मेथड की अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, जैसे ये 10 to 20, 20 to 30, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो अपर क्लास लिमिट है, जैसे एग्जांपल 10 से 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 20 को काउंट नहीं करते, अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, मीडियन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड थ्रू, तो मीडियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें हिस्टोग्राम नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हिस्टोग्राम से हमें मोड पता चलता है, मीडियन नहीं। मीडियन के लिए आपको मोर देन या लेस देन औजाइफ दिए होते हैं, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडस्ट्री अंडर डिफरेंट हेड्स, तो इसके लिए तो बार डायग्राम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डैश इज द ग्राफ दैट कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड। जी हाँ, इसका आंसर आएगा हिस्टोग्राम। तो इस तरह से देखिए, हमने करीब करीब 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। बात करते हैं, नहीं 6 नहीं, 6th करने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अबाउट नेशनल इनकम इज, तो जो भी सीएसओ ने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा कर लिया है, तो हमारे लिए तो वो सेकेंडरी स्टेट्स होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, जिन्होंने कलेक्ट किया यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्राइमरी उनके लिए, लेकिन जो भी स्टैट्स कलेक्ट होके हमें दिख रहा है तो हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ। सेंसस के बारे में आपको बताना है ट्रू क्या है, तो जी हाँ, ऑप्शन सी आ जाएगा कि सेंसस में क्या होता है। सेंसस मेथड में आप जिस भी पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उसमें हर एक यूनिट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सेंसस इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। रैंडम सैंपलिंग को लॉटरी मेथड भी कहते हैं, जी हाँ कहते हैं, ये ट्रू असर्शन। रैंडम सैंपलिंग में पीपल हु आर सिलेक्टेड आर जस्ट लाइक द पीपल हु हैव नॉट सिलेक्टेड। जी हाँ, रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि सभी के सिलेक्ट होने के चांस बराबर होते हैं, यानी कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, सबका नंबर आ सकता है। तो इसलिए जो सिलेक्ट हो गया वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो सिलेक्ट हो गया वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सिलेक्ट नहीं भी हुआ, अगर हो नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा वो जो सिलेक्ट हुआ है। तो इस तरह से रीजन भी इसका करेक्ट हो जाता है कि सैंपलिंग में जो सिलेक्ट हुए हैं वो जस्ट लाइक नॉट सिलेक्टेड की तरह है।
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन और रीजन करेक्ट है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, तो कौन सा इंडेक्स नंबर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना था। तो इसका तो आई पे आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अ सीरीज इज कॉल्ड ओपन एंडेड व्हेन। ओपन एंडेड का मतलब क्या, देखिए जैसे आपको एक सीरीज दे रखी हो 5 बिलो 5, उसके बाद फिर 5 से 10, 10 से 15, और यहां पे लिख दिया जाए 15 अबव, तो ये ओपन एंड है, जिसकी या तो मिनिमम वैल्यू नहीं पता या फिर अपर वैल्यू नहीं पता। तो कई बार लोअर लिमिट नहीं मेंशन होती, कई बार अपर लिमिट नहीं मेंशन होती, और कई बार दोनों ही मेंशन नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ओपन एंड का मतलब ही क्या है कि या तो लोअर नहीं पता या फिर अपर नहीं पता या दोनों ही नहीं पता। तो ये ए बी सी तीनों देखिए आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 था कि सैंपल इज यूजुअली प्रेफर्ड टू सेंसस। तो ये आपको बताना है कि सेंसस में टाइम कम लगता है, लेस कॉस्टली होता है। तो ये सारा आप डायरेक्टली बुक में से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सोल्व करना था कि अर्थमेटिक मीन जो है डेटा का वो 28 गिवन था आपको। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ है, चलिए इसका आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर देखिए लास्ट में आपको सोल्व किया गया है, लास्ट में ही सोल्व करके हमने आपके लिए रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन देखिए आपको x गिवन था और साथ में f भी गिवन था। तो x और f आपको गिवन था और मीन गिवन था इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, x का यूज करके पहले मिड वैल्यूज निकाल ली। 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू 5, 10 20 का मिड वैल्यू 15। तो पहले मिड वैल्यूज निकाल ली, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी आपकी। उसके बाद क्या किया हमने, इस f और xi को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इनको मल्टीप्लाई करके देखिए ये जो आंसर्स आए हैं 60, 270, 675, ये लिख दिया गया यहाँ पर। उसके बाद इनका टोटल कर दिया गया है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका 2100 प्लस 35x आ जाएगा। और जो एफ थे आपके ये 12, 18, 27, ये तो हमें पता ही नहीं था, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया था, 17 और ये एक्स, तो इसका प्लस करके आएगा 80 प्लस एक्स। उसके बाद देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया है, और फॉर्मूले का यूज करने के बाद हमने इसमें मीन की वैल्यू 28 पुट कर दी है, और ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। और नीचे डिवाइड में आप देख सकते हैं सिग्मा एफ आई की वैल्यू है ये 80 प्लस एक्स। इसको सोल्व करते हैं अगर आप देखिए इस इक्वेशन को, तो आपका फाइनल आंसर एक्स इज इक्वल टू 20 आ जाता है। तो इस तरह से देखिए फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ या ये जो सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए हैं, इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13।
13 में देखिए आपको कुछ एक पैराग्राफ दिया हुआ था छोटा सा, इसको पढ़ के आपको कुछ आंसर्स बताने थे। तो इसमें आपको ये पूछा गया था फर्स्ट वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स होता है, क्वांटिटी इंडेक्स भी होता है, तो ये दोनों इंडेक्स होते हैं, तो बोथ हो 1 एंड 2 तो आप कह नहीं सकते, तो इसमें आप नन ऑफ द अबव कहेंगे। एन इंडेक्स नंबर इज नॉट एन एवरेज। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवरेज है, लेकिन एक स्पेशल तरह का एवरेज होता है, तो सिंपली इसे एवरेज नहीं कहा जा सकता। एक तरह का एवरेज होता है जो चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस को मेजर करता है, तो इसको आप एवरेज नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर, अभी तो क्वेश्चन नंबर 14 ही चल रहा है। प्राइस इंडेक्स अगर 95 है तो इट मींस प्राइसेस क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं 5% से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर टेक बेस ईयर क्वांटिटी इन कंसीडरेशन। तो इसका आंसर देखिए आ जाएगा लेस पियर्स, ये बेस ईयर की क्वांटिटीज को कंसीडर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अब। अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था। 13 में ही बेस ईयर और करंट ईयर को लेकर देखिए आपको इंडेक्स नंबर निकालना था। तो एक करंट ईयर प्राइस दे रखे हैं, बेस ईयर प्राइस दे रखे हैं, तो इसे हमने सॉल्व किया हुआ है। डायरेक्ट आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, पर फिर भी हमने देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्व किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है जो सॉल्व किया है, तो उसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन देखिए 13 का और वाला। तो 13 का जो और वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको वेट्स गिवन थे, प्राइजेस गिवन थे बेस ईयर के और साथ में करंट ईयर के, ये रहे। सबसे पहले पी आई बाई पी जीरो, यानी कि 47 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 156.67। ऐसे ही 12 इंटू 8, सॉरी 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 150, तो ये आपका आर आ जाएगा। जो ये वैल्यूज आएंगी इनको हमने वेट्स, जिनको मैं ये सर्कल कर रहा हूं देखिए, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखते रहेंगे। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें आर निकालना होता है। आर कैसे निकलेगा, पी आई डिवाइड बाई पी जीरो, यानी कि 47 करंट ईयर का प्राइस और 30 बेस ईयर का प्राइस, दोनों को डिवाइड करना था और मल्टीप्लाई 100। ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 156.67 आएगा। ऐसा ही आपको 12 और 8 के साथ करना है, 18 और 14 में भी यही करना है, 18 को 14 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो ये वाली वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। फिर इन वैल्यूज को आपको वेट्स से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 156.67 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 626। तो इसको और इसको 4 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स यहाँ पे लिखते रहेंगे। ऐसे ही 1 को और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर यहाँ लिखते रहेंगे। फिर इनको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर 1378.75 आएगा। सीपीआई का फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू आर, ये हमारा जो लास्ट में आंसर है इसको सिग्मा डब्ल्यू आर कहते हैं, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो ये वेट्स को प्लस करके जो आएगा वो आएगा 11, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 1। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास सिग्मा डब्ल्यू आर और डब्ल्यू आ जाएगा, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आपका आंसर करीब 125.34 के आसपास आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको मीडियन निकालना था, और क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू गिवन थी 5, 15, 25, 35, 45, ये क्वेश्चन में गिवन था मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 4, 8, 16, 7 और 5।
हमने पहले इसकी कॉन्टिन्यूस सीरीज निकाल ली। देखिए मिड वैल्यू अगर 5 है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज 0 से 10 हो जाएगा, 15 का बन जाएगा 10 to 20, 25 का बन जाएगा 20 to 30, 35 का 30 to 40, 45 का 40 to 50। उसके बाद क्या करेंगे आप, सी एफ निकालेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 4 8 है इनको प्लस करेंगे, 4 का 4 ही रहेगा, 4 + 8 12 बन जाएगा, 12 में 16 ऐड कर देंगे 28 बन जाएगा, 28 में 7 ऐड कर देंगे 35, और 35 में 5 ऐड कर देंगे तो 40। तो n आपका 40 आ गया, n/2 करेंगे अब, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा आपका। मीडियन का फॉर्मूला हमारा L n/2 - CF/F × H। तो L की वैल्यू आप देख सकते हैं, n आपका 20 आया है तो 28, n आपका 28 है, सॉरी 20 है, तो CF में आप जाएंगे 20 के बाद क्या आता है, 28 आता है इसके सामने जाएंगे तो ये देखिए आपका L हो जाएगा, ये F और इसके जस्ट ऊपर वाला CF। L की वैल्यू 20, n/2 की वैल्यू 20 माइनस CF, CF आपका 12 है अपॉन F, F आपका 16 है इंटू में H। तो इस तरह से देखिए इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर मीडियन आ जाता है, और वो सॉल्व करके करीब 25 आएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फिफ्टीन में तो आपको मतलब बताना है सैंपल वगैरह के बारे में, और एसेंशियल्स ऑफ गुड सैंपल में क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसका ठीक ठाक साइज होना चाहिए, ये सब बातें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है एक्स और वाई। ऐसा क्वेश्चन आपको आपकी बुक में दिख जाएगा, वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए इस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मेथड यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल में मीन आएगा, शॉर्टकट से हो जाएगा, स्टेप डेविएशन से भी थोड़ा मुश्किल आ सकती है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस बताना है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज पर। ये तो खैर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में से, इसको तो क्या डिस्कस करना हमें। एजम्पशन ऑफ पीपीसी, पीपीसी का एजम्पशन इनमें से कौन सा है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, ये तो एजम्पशन नहीं है, रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय किया जाता है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, जी हाँ, ये एक एजम्पशन है इसका कि अगर आप दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दोनों गुड्स को बनाने के लिए आपके रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, एक के लिए ज्यादा एफिशिएंट है और एक के थोड़ा कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या कहा गया है कि when despite of no change in the price of given good its quantity demand increase from 5 to 10 units। तो देखिए यहां पे अगर हम ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो कहा गया है कि प्राइस फिक्स है और मान लीजिए पहले क्वांटिटी 5 थी अब 10 हो गई है, तो जब 5 क्वांटिटी थी तब भी प्राइस वही, जब क्वांटिटी 10 हो गई है तब भी प्राइस वही का वही है। यानी कि साफ दिख रहा ग्राफ आपका ऐसे बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब भी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, ये डिमांड है राइटवर्ड शिफ्ट करना है आपको इधर, तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हितेश बाइज पिज्जा एंड कोक, marginal utility of last piece of pizza is 80 utils और लास्ट सिप ऑफ कोक इज 20 utils। प्राइस ऑफ पिज्जा आपको गिवन है, प्राइस ऑफ कोक भी आपको गिवन है, तो हितेश इज बाइंग, तो इसमें आप MUX अपॉन PX कर सकते हैं। दो गुड्स के केस में क्या होता है कि
इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम होता है। तो इस केस में देखिए, पिज्जा को एक्स मान लेते हैं और कोक को वाई मान लेते हैं। तो पिज्जा आपका एक्स है, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है 80 और प्राइस है इसका 40। और कोक की बात करें तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है 40 और इसका प्राइस आपको गिवन है 20। ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ रही हैं, यानी कि ऑप्टिमम लेवल पर है वो। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन राइजिंग, देखिए एमआरएस क्या होता है, अगर घटता है तो आपकी जो आईसी होती है वो कुछ ऐसे बनती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। लेकिन यहां पे कहा गया है कि राइजिंग है, तो राइजिंग है तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, फिर पीपीसी जैसा शेप बनेगा इसका, यानी कि कनकेव टू द ओरिजिन। 21 में कहा गया है कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो ये तो ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ सम ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट सम ऑफ एवरेज प्रोडक्ट नहीं होता, तो इसका रीजन गलत है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, एमपीएपी का ग्राफ बना होता है कुछ ऐसे करके, ये एमपी हो गया, ये एपी हो गया। जब ये बढ़ता है तब एमपी ज्यादा है एज कंपेयर टू एपी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, फर्म शटडाउन पॉइंट पे कब आएगा? जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके ऑप्शंस देखिए, कुछ होना ये चाहिए था कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट वेरिएबल यहां नहीं लिखा गया है, तो डी ऑप्शन को हम टिक मार रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से एमसी, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताया गया है। सरप्लस मार्केट में कब होगा? जब सप्लाई एक्सीड करेगी डिमांड को, या प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम लेवल बोथ सप्लाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सरप्लस है। इफ द गवर्नमेंट सेट द प्राइस फ्लोर अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, देखिए ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड का ग्राफ, ये सप्लाई का ग्राफ, ये इक्विलिब्रियम चल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो कहा यह गया है कि गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस फ्लोर अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो प्राइस फ्लोरिंग कब की जाती है? देखिए एमएसपी वाला केस याद कीजिए, ये प्राइस फ्लोरिंग कर दिया, तो जब प्राइस फ्लोरिंग अबव द इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे सप्लाई ज्यादा है, तो यहां पे देखिए सप्लाई ज्यादा है ना, जब प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा ऊपर चला गया है तो उस केस में सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो सरप्लस बन जाएगा। इनपरफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज, अगर हम इनपरफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, इनपरफेक्ट कंपटीशन में देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनता है,
MR और ये AR। तो MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कम रहता है AR से, तो लेस। ऑल कर्व्स एक्सेप्ट आर यू शेप्ड कर्व्स। तो इसमें बताना है कौन सी शेप यू कर्व नहीं होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। अगर इसका ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा बनता है, यू शेप ऊपर नहीं जाता, बस नीचे ही आता रहता है ऐसे। एवरेज कॉस्ट कर्व, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ भी यू शेप में जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये भी देखिए ऐसा बनता है। और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप बनता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28। में कहा गया है कि प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपी कर्व। तो ये ऐसा नहीं है, पीपी कर्व से नीचे भी हो सकता है। पीपी कर्व पे प्रोडक्शन होने का मतलब है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का हो रहा है। बट नीचे भी पॉइंट आ सकते हैं जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो रिसोर्सेज। अगर फॉरेन कैपिटल आता है तो ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन कैपिटल आने से पीपीसी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। MR इज 0, AR विल बी कांस्टेंट। तो AR MR ग्राफ देखिए, ये रहा आपका MR, ये AR और ये TR। MR जब 0 है तो AR कांस्टेंट है, AR भी देखिए घट ही रहा है, तो फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। और AR ग्राफ यहां तक नहीं आएगा, ये यहीं तक रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये 0 नहीं जाएगा, बस यहीं तक रहता है। तो MR एट विच द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड। MR कहा गया वो प्राइस जिसमें लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड है, ये फॉल्स देखिए। मतलब जो हम फर्दर यूनिट्स बेचते हैं उनका जो प्राइस है या कितना उनसे रेवेन्यू आ रहा है, तब MR जो है वो प्राइस के सॉरी वो होता है MR। और MR इज इक्वल टू प्राइस हमेशा नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में MR इज इक्वल टू प्राइस होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। TR जब मैक्सिमम है तो MR भी मैक्सिमम है, TR जब मैक्सिमम है तो MR तो बेचारा 0 है, तो नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो बैरियर्स इन वे ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपको पता है कि कोई बैरियर नहीं होता है कि आप इंडस्ट्री को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास किसी लाइसेंस या कोई ऐसी टेक्निकल नो हाउ की जरूरत होती नहीं है जिसके बिना एंट्री करना मुश्किल। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है अफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो प्राइसेस अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के घटते हैं तो क्या होगा, जो डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइज इन इनकम ऑफ इट्स बायर। इनकम के केस में देखिए डिमांड आगे भी जा सकती है अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो, और लेफ्ट वर्ड भी आ सकता है अगर इंफीरियर या फिर गिवन गुड्स है तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि इलास्टिसिटी ऑफ नेचर ऑफ गुड। अगर देखिए नेसेसरीज वाली चीज है तो आपको पता है इनलास्टिक रहता है, और अगर लग्जूरियस होती हैं तो इलास्टिक रहता है, और ठीक ठाक है इंटरमीडिएटरीज हैं बीच में आ रही हैं ना, बहुत जरूरी है, तो उसमें आपको पता है कि मॉडरेट इलास्टिक रहता है। यूजेस ऑफ कमोडिटी, अगर किसी चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है तो इसके केस में इलास्टिक, अदरवाइज लेस इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे सोल्व करेंगे। एमपी के बारे में बताना, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो स्टार्टिंग में एमपी बढ़ता है उसके बाद घटता है, ये सारी बातें इसमें आपने लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन करनी थी।
अगर देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको कहा गया है mx अपॉन पी एक्स ज्यादा है इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो इसे बताना है कि वो x को भी बाय करेगा फर्दर ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ये सारी बातें आपको बतानी थी इसमें। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व राइट की तरफ ज्यादा, मतलब ये डायरेक्टली बुक वाले क्वेश्चन है, तो ये तो खैर आपको इसके आंसर्स मिल गए होंगे। चलिए आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे जिसमें आपको ये सॉल्व करना। इसमें देखिए क्या करना था आपको, इसके लिए हम थोड़ा सा अपने पेन की थिकनेस बढ़ाते हैं। आउटपुट 0 1 2 3 4, टोटल कॉस्ट है 36। टोटल कॉस्ट आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के आती है, लेकिन यहां पर देखें अगर आप, तो जब आपने 0 प्रोडक्ट बनाए हैं, एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है, तो टोटल कॉस्ट है 36। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको 36 गिवन है। जब मैं 0 प्रोडक्ट बना रहा हूं, 0 की बात कर रहा हूं मैं, जब 0 प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं कुछ, यानी कि टीएफसी की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो यहाँ पे हम टीएफसी का ग्राफ, अरे टीएफसी की वैल्यू लिख देते हैं 36। और आपको पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, 36 की 36 रहेगी। अब एएफसी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। टीएफसी को क्या इसमें तो होगा ही, 36 को 1 से डिवाइड करेंगे 36, यहाँ कुछ नहीं आएगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे आप 18, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे आप 12, और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब बात करेंगे, सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, फर्स्ट वाले में मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होगा, फर्स्ट वाले में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, खाली फर्स्ट वाले में मार्जिनल कॉस्ट 18 है, तो फर्स्ट वाले का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कितना होगा 18। सेकंड वाले में मार्जिनल कॉस्ट हो गया है 14, तो आप यहां क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। कहां पे निकालें, यहां पर निकाल लेते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहले वाले में कुछ नहीं रहेगा और 0 वाले में 18, उसके बाद 18 प्लस 14 32, और थर्ड वाले में आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 16, तो तीन क्वांटिटीज का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 16 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 16 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 48। फोर्थ का आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, तो 48 में 24 और ऐड कर दें आप, 48 प्लस 24 52 72, ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट का हमारे पास है ये, सेकंड में आप क्या करेंगे, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16 को दे ही रखा है। 72 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 18 36 54 70 18 आता है। अब रह गया मार्जिनल कॉस्ट कौन से का, थर्ड का, तो 72 माइनस 48, मार्जिनल कॉस्ट को अगर ऐड किया आता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। ठीक है, 18 32, तो थर्ड के लिए 48 माइनस 32 कर देंगे आप, 0 1 2 3, 48 माइनस 32 सॉरी। तो थर्ड वाले का मार्जिन कॉस्ट कैसे निकलेगा, थर्ड वाले का मार्जिन कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड का टोटल वेरिएबल कॉस्ट 48 है और सेकंड का टोटल वेरिएबल कॉस्ट 32 है, 48 माइनस 32 16 आ जाएगा। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं हम तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपस में माइनस करते रहेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आता है। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर।
और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपके हिसाब से कुछ और आंसर होना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में रीजन भी बताएं कि आपके हिसाब से दूसरा आंसर अगर है तो क्यों और कैसे है। और साथ में इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और जो भी क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं मतलब साथ में इंक्लूडेड है, उसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पहले से ही पेन से कुछ आंसर्स लिखे गए हैं तो आप उन्हें कंसीडर ना करें, जो आपको बताए जा रहे हैं वीडियो में वही देखें।